हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच आया हूं और जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन प्रश्नों को दोस्तों आसान कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुंचाना ही आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है। और हाँ दोस्तों, लाइफ एक रेस है और इस रेस में आपको दोस्तों लगातार भागना है। जिस दिन आपने भागना छोड़ दिया, आपसे दोस्तों कई स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। अगर जीतने का हो जज्बा और हौसला हो भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाती है, अगर थकना ना हो मंजूर। इसलिए दोस्तों आपको थकना नहीं है। और हाँ, चलिए हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए दोस्तों, आपकी ये जो क्लास है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों एक जरूरी बात सुनिए कि हर क्लास का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता है और मिलता रहेगा। इसलिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उस लिंक को दोस्तों प्यार से टच करिए और फिर आपको कहां ले जाएगा वो लिंक, डायरेक्ट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगी। वहां पर इस क्लास का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। किसी केबल में वोल्टता प्रतिबल सबसे अधिक किस सतह पर होता है? इसका आंसर आप खुद देंगे। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। यह है दोस्तों एक पोल। यह क्या है? एक दोस्तों आरसीसी पोल। और इस पे देखिए कई सारे, मान लीजिए ये इंसुलेटर है ना, कि ये क्या है? ये इंसुलेटर है। इस पे एक केबल को लाके मैं इस प्रकार से बांध दिया, बहुत खिंचाव के साथ बांध दिया। अब बताइए किस स्थान पर, मतलब कि किस पर सबसे अधिक स्ट्रेस, सबसे अधिक खिंचाव होगा? तो आप कहेंगे कि कोर पर। किस पर? कोर पर, केबल के कोर पर, है ना। तो कहां पर दोस्तों सबसे अधिक खिंचाव होगा? केबल की कोर पर। इसी प्रकार से जब वोल्टता प्रतिबल के बारे में पूछा गया है तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर सुनना दोस्तों, जो वोल्टेज है ना इसी केबल के माध्यम से तो ट्रांसफर होगी। तो बताइए, केबल का जो कोर है दोस्तों उसी पर सबसे अधिक वोल्टेज का प्रतिबल भी होना चाहिए। तो कहां पर प्रतिबल होगा? कोर के सतह पर दोस्तों सबसे अधिक प्रतिबल होगी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि किसी ट्रांसफार्मर में शून्य भार हानि में दो अवयव हैं। पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों आपका एडी करंट अवयव और दूसरा है शिथिल्य हानियां, है ना। किस हिस्से में एडी लॉस उत्पन्न होती है? ये लिंब में होती है। किसमें? ये लिंब में होती है। सुनना दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आप। जो एडी लॉस होता है ये क्या करती है? ये करती है दोस्तों अनवांटेड हीट उत्पन्न करती है। और अनवांटेड हीट कैसे उत्पन्न करती है? सर्कुलेटिंग करंट के कारण। नोट करना दोस्तों, जो आपकी सर्कुलेटिंग करंट होती है ना, ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करती है? ये हीट उत्पन्न करती है ना। और ये हीट क्या करता है? इस हीट से हमें नुकसान क्या होता है? जो भी दोस्तों आपकी लिंब है, ये लिंब किससे बना हुआ है? ये लिंब दोस्तों CRGO से बना हुआ है ना। लिखना, इसका पूरा नाम लिखना दोस्तों, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, है ना। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रोसेस है लिंब बनाने का, है ना। जब दोस्तों हम CRGO करके इसके लिए लिंब तैयार कर दिए, फिर इसको हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करने का दोस्तों क्या उद्देश्य है हमारा? तो एक ही उद्देश्य है, इस एडी लॉस को कम करना। क्योंकि एडी लॉस क्या कर रहा है? अनवांटेज हीट उत्पन्न कर रही है। आपको पता है दोस्तों इस कोर में क्या लपेटा गया है? कोर में दोस्तों कॉइल लपेटी गई है। वो कॉइल जब हीट होती है दोस्तों, तो हीट होने के बाद दोस्तों क्या होता है? ये लिंब भी हीट हो जाती है। और लिंब जैसे ही हीट होती है, उसी लिंब में दोस्तों चुंबकीय प्रभाव है और चुंबक जो है तापमान से प्रभावित हो जाती है। और उस चुंबकीय क्षेत्र को हमें प्रभावित होने से रोकना है, इसलिए इस हीट को हमें कम करना होगा। और हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? हीट को कम करने के लिए हम इसको लेमिनेट करते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर है क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रेरण कप संरचना किसमें प्रयुक्त होती है? ये होती है महो रिले में। किसमें दोस्तों? महो रिले में। और जो महो रिले का अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है ना, आपको ऑपरेटिंग टाइम के बारे में पूछे तो आप आंसर करना दोस्तों, इसका होता है 10 मिली सेकेंड, है ना। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि 10 मिली सेकेंड के अंदर महो रिले दोस्तों आपकी ऑन हो जाती है।
और इसका उपयोग कहां पर करते हैं, तो नोट करना प्यारे भाइयों, संचरण लाइन में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना, संचरण लाइन में इसको काम में लेते हैं। अब बताइए जो आपकी टाइम डिले रिले है, ये कौन सी रिले है, एक ऐसा रिले दोस्तों जिसके कॉइल को सप्लाई मिलने के बावजूद भी ये दोस्तों कुछ टाइम बाद ये ऑन होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, टाइम डिले रिले। इसका ऑपरेटिंग टाइम है ना, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है, तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है दोस्तों वो 300 मिली सेकेंड होती है, कितना, 300 मिली सेकेंड होती है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, तो आप लिखना, इसका यूज दोस्तों HVDC में करते हैं तथा दोस्तों वाटर सेगमेंट में, कहां पर, वाटर सेगमेंट में इसका हम प्रयोग करते हैं। वाटर सेगमेंट क्या होता है, तो हिंदी में लिख लेना दोस्तों, जलखंड हम किसको कहते हैं, वाटर सेगमेंट को कहते हैं। अगर आपसे HVDC के पूरा नाम पूछा जाए तो HVDC का पूरा नाम नोट कर लेना दोस्तों, हीटिंग, इसका पूरा नाम क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर, क्या दोस्तों, एयर कंडीशनर, है ना, एयर कंडीशनर। इसको नोट करना, एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जा चुका है। ये देखिए इसका पूरा नाम है ना। और जो आपकी IDMT रिले है, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, तो इसको भी दोस्तों आप संचरण लाइन में ही काम में लेते हैं, है ना। और संचरण लाइन के अलावा आप कहां पर काम में लेते हैं, तो लिखना बाहरी शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए। कहां दोस्तों, बाहरी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, है ना, शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए या शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए। तो आप इसको लिख लेना, है ना, शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए। इन दोनों जगह पे आप किसको काम में लेते हैं, IDMT को। और IDMT का पूरा नाम नोट करना दोस्तों, इसका पूरा नाम लिखना इनवर्स डिफाइंड, नोट कीजिएगा दोस्तों, इनवर्स डिफाइंड मिनिमम टाइम रिले, है ना, मिनिमम टाइम, ये इसका क्या है, ये इसका पूरा नाम है। कई दफा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि IDMT का पूरा नाम या SDFC का पूरा नाम बताइए। अब दोस्तों देखिए, जो आपका IDMT रिले है संचरण लाइन में और बाहरी शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए आप इसको काम में लेते हैं। अब इस रिले से संबंधित दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनेगा, बेखौफ आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला पढ़िए, पूर्ण सिंक्रोनित मोटर में रोटर चालन दोलन के दौरान क्या होता है, अवमंदक दंड बल आघूर्ण विकसित हो जाती है। सुनिए दोस्तों, जो आपका सिंक्रोनस मोटर है ना, जब मोटर चालू होती है तो रोटर घूमती है, और रोटर जब घूमती है दोस्तों तो एक बल आघूर्ण का विकसित करती है, बल आघूर्ण को उत्पन्न करती है। ये जो आपको बलाघूर्ण है ना, इस बलाघूर्ण को दोस्तों आप कहां प्राप्त करते हैं, इस बलाघूर्ण को आप सॉफ्ट पर प्राप्त करते हैं। किस नाम से करते हैं, तो नोट करना, BHP के नाम से करते हैं। BHP का पूरा नाम लिखिए दोस्तों, ब्रेक हॉर्स पावर, इसका पूरा नाम क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर इसका पूरा नाम है। और इसी को दोस्तों आप उपयोगी टॉर्क के नाम से जानते हैं, इसी को आप उपयोगी टॉर्क के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों होता है ISP, लिखना, एक होती है ISP, इसका पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर इसका पूरा नाम है। और ये दोस्तों कहां पर प्राप्त होता है हमें, आर्मेचर वाइंडिंग में, कहां पर, हमें आर्मेचर वाइंडिंग में प्राप्त होती है। और इसको दोस्तों हम उत्पन्न टॉर्क के नाम से जानते हैं। लिखिए दोस्तों, इसको हम उत्पन्न टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो ये सब दोस्तों आपको PDF में प्राप्त हो जाएगी। आप दोस्तों बेझिझक रहिए, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबका PDF आपको मिलता रहेगा। और हाँ, साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास को आपको शेयर भी करना है, इस हमारे परिवार का हिस्सा भी आपको बनते रहना है ना। और क्लास को दोस्तों कॉन्सेप्ट पसंद आए तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करना, अगर कॉन्सेप्ट ना भी पसंद आए तो क्लास को डिसलाइक कीजिए, कुछ न कुछ दोस्तों आपको रिस्पॉन्स देना है। किसी वैद्युतिक क्षेत्र धारण युक्त में परावैद्युतिक हानि की माप किसके द्वारा तय की जाती है, ये दोस्तों आप इसको प्यार से आंसर करिए, सीयरिंग के द्वारा। सीयरिंग के द्वारा आप क्या करते हैं, कैपेसिटर का मापन करते हैं। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ना, तो उस कैपेसिटेंस का मापन करते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस के किस राशि को मापता है ये, तो आप लिखेगा सापेक्षिक पारगम्यता को। किसको दोस्तों,
सापेक्षिक पारगम्यता का ये मापन करती है। मैक्सवेल के द्वारा आप क्या मापते हैं, तो इसके द्वारा दोस्तों इंडक्टेंस का मापन किया जाता है। किसका? इंडक्टेंस का मापन किया जाता है। और आप बताइएगा जो आपकी वेन है इसके द्वारा आप क्या मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। नोट कीजिएगा, किसका मापन? फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। और जो आपकी दोस्तों स्लाइड है इसके द्वारा आप प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर मिल गए। सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही क्वेश्चन में। देखिए कितने सारे क्वेश्चन छुपे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए मैं इस क्लास में क्वेश्चनों का डिजाइन करके लाया हूं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन 6 है, कोई 3 फेज तुल्यकालिक इंजन किसी अनंत बस को निर्धारित शक्ति का भरण कर रहा है। यदि इसका अर्जन का मतलब क्या है, तो अर्जन का मतलब है दोस्तों लिखना एक्साइटेशन से। अर्जन का मतलब किससे है? एक्साइटेशन या उत्तेजना से है ना। अगर अर्जन विफल हो जाए तो यह किस रूप में काम करने लगेगी? यह इंडक्शन इंजन के रूप में काम करने लगेगी। किसके रूप में? इंडक्शन इंजन के। और दोस्तों जो आपकी इंडक्शन इंजन होती है ना, इसकी दक्षता कम होती है सिंक्रोनस इंजन से। किसी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका जो आंसर है यहां पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई बराबर CV²/2। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन में यही सूत्र आपको देखने को मिले, इसके कई सारे आंसर होते हैं। पहला लिखिए E बराबर 1/2 CV², ये भी इसका सही आंसर है। फिर लिखिए E बराबर 1/2 CV इंटू V, ये भी इसका सही आंसर है। फिर लिखिएगा E बराबर 1/2 Q इंटू V, ये भी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। और एक लिखेगा E बराबर, ये जो आपके सामने है E बराबर क्या इसमें लिखा है? CV²/2 है ना। तो ये सब दोस्तों इसके सही आंसर है, आपको सभी को नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से निर्मित स्विच में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अग्रवोल्टतापात की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों होती है 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए और 0 होती है जर्मेनियम के लिए। सुनना दोस्तों, जो आपकी जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये दोनों अर्धचालक युक्तियां हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। और इनको दोस्तों किस कैटेगरी में रखा गया है? लिखिएगा जो आपकी सिलिकॉन होती है ना, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, इन दोनों को दोस्तों हम नॉन लीनियर की श्रेणी में रखे गए हैं, है ना। किसमें? नॉन लीनियर की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो नॉन लीनियर की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्तों जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तुरंत इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इसको नॉन लीनियर की क्लास में रखा गया है। एक एग्जांपल आपको बताऊं दोस्तों, ये है वोल्टेज का अक्ष और ये है करंट का अक्ष। यहां पर देखिए 0.1 वोल्टेज का मान है, 0.2 है, यहां पर 0.3, 0.4 और यहां पर देखिए 0.5 है। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप वोल्टेज 0.5 तक बढ़ाएंगे, है ना, मान लीजिए कि 0.5 वोल्टेज अप्लाई करते हैं जर्मेनियम से बना डायोड में, तो जब तक आप 0.3 वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना तब तक कोई करंट प्रवाह नहीं होगा। और जैसे दोस्तों 0.3 से अधिक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तुरंत करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 0.3 वोल्टेज तक कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इसको नॉन लीनियर की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है? जीनर डायोड में कुल कितने संगम होते हैं? तो इसमें दोस्तों एक संगम होते हैं। कितने? एक संगम होते हैं। इसकी तुलना किसके साथ किया जाता है? सामान्य पीएन डायोड के साथ जब किया जाता है तो सामान्य पीएन डायोड की तुलना में दोस्तों इसमें डोपिंग अधिक होती है। लिखिएगा एक पॉइंट लिखिए दोस्तों, सामान्य पीएन डायोड की तुलना में, है ना, पीएन डायोड की तुलना में दोस्तों इसमें क्या होता है? जीनर जो आपकी डायोड होती है, कौन सी डायोड? जीनर डायोड होती है, इसमें दोस्तों डोपिंग अधिक होती है। कितना होती है इसमें? क्या होती है इसमें? डोपिंग अधिक होती है। अगर पूछा जाए कितना अधिक होती है डोपिंग, तो लिखिएगा दोस्तों 10⁵ एटम्स में। कितना? 10⁵ एटम्स में दोस्तों डोपिंग का एक पार्ट मिलाया जाता है। क्या? डोपिंग का
1 पार्ट इसमें मिलाया जाता है। इतना दोस्तों इसमें क्या होता है, इतना इसमें डोपिंग किया जाता है। और इस डोपिंग को करने से, डोपिंग अधिक करने से हमें क्या प्रॉफिट होती है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप इस जीनर डायोड में रिवर्स बायस में, किस बायस में, रिवर्स बायस में दोस्तों, जब 1.8 वोल्ट से लेकर के 400 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो भी दोस्तों ये कार्य कर सकती है। अगर डोपिंग कम होता तो ये कार्य करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए दोस्तों डोपिंग इसमें क्या होता है, अधिक मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओम के नियम हेतु सही संबंध का चुनाव करें। आंसर होगा दोस्तों R बराबर V बटा I, है ना, R बराबर V बटा I। V समानुपाती I दोस्तों ये रिलेशन किसने दिया था, GS ओम ने दिया था। और जो जीएस ओम थे दोस्तों, जब देखिए इसको एक्सपेरिमेंट किए तो V, जब इस समानुपाती के साइन को उन्होंने हटाया तो यहां पर क्या आ गया, R आ गया। जो R है दोस्तों ये क्या है, एक नियतांक है। इस R का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा अपने एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि दोस्तों ये R चेंज हो जाती है जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिस लैब में, अगर उस लैब का दोस्तों वातावरण चेंज हो जाता है, भौतिक परिस्थिति चेंज हो जाती है, इसलिए दोस्तों R का ख्याल उन्होंने रखा। क्योंकि अगर R चेंज हो गया ना तो आप करंट को दोस्तों अगर बढ़ाएंगे वोल्टेज को तो करंट नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि उन्होंने क्या अपने नियम में किस बात को सिद्ध करना चाहते थे, वो अपने नियम में वो चाहते थे कि वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़े, या करंट को बढ़ाएं तो वोल्टेज भी बढ़े। लेकिन ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आप इस R का ख्याल रखेंगे, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ख्याल रखा था। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, धारा की माप इकाई क्या होती है, तो इसकी माप इकाई होती है दोस्तों एम्पियर, इसकी माप इकाई होती है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत आंसर इसका बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक नियत प्रतिरोध का उदाहरण नहीं है। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने, लाइट निर्भर प्रतिरोध, जिसको आप क्या कहते हैं, LDR के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल सुनिए दोस्तों, जो भी स्ट्रीट लाइट लगी होती है सड़कों के किनारे, आप सोचते होंगे कि क्या कोई ऑपरेटर है जो इसको ऑन ऑफ करता होगा, तो बिल्कुल कोई ऑपरेटर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उस लाइट में, स्ट्रीट लाइट में LDR लगा होता है। LDR क्या करती है, प्रकाश पर निर्भर होती है। जैसे ही सूरज की किरण दोस्तों जमीन पर आई, अब जब सूरज की किरण दोस्तों जमीन पर आ गई तो हमें लैंप के किरण की क्या आवश्यकता है, लैंप अपने आप ऑफ हो जाना चाहिए, इसलिए वहां पर LDR को लगाया जाता है। अब जब LDR पे दोस्तों सूर्य की किरण पड़ना बंद हो जाती है, उस कंडीशन में ये अपने रेजिस्टेंस के मान को बिल्कुल घटा लेती है और करंट उसमें से पास होने लगता है और लाइट अपने आप जल जाती है अंधेरा होते ही, है ना। यानी कि जो स्ट्रीट लाइट की बल्ब होती है दोस्तों, उसमें एनी टाइम सप्लाई होती है, बस ये LDR जो है, ये LDR उस सप्लाई को रोके रखी रहती है। तो यही दोस्तों कारण है LDR। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस प्रकार के उत्ताप टंकन में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है, जो विरलक पहले से प्रयुक्त सामग्री को पिघलाने में हीट स्रोत का कार्य करती है। ये बात कर रहा है दोस्तों डीप ब्रेजिंग के बारे में, और इसके बारे में एक पॉइंट नोट करना है ना, 450 डिग्री तापमान से दोस्तों अधिक तापमान, है ना, 450 डिग्री तापमान से अधिक तापमान पर ब्रेजिंग किया जाता है, चाहे दोस्तों वो फ्रेंच ब्रेजिंग हो, चाहे वो इंडक्शन ब्रेजिंग हो, चाहे वो टॉर्च ब्रेजिंग, चाहे वो डीप ब्रेजिंग हो। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ब्रेजिंग जैसे कार्य करने के लिए किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए नोट करना ऑक्सीजन गैस, कौन सी, ऑक्सीजन प्लस दोस्तों एसिटिलीन गैस, नोट कीजिएगा, प्लस एसिटिलीन गैस, इन दोनों गैसों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ना, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र धारा में 3.6, यानी कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाइएगा कि एक क्षेत्र धारा के 3.6 एम्पियर होने पर एक प्रत्यावर्तक खुले परिपथ में 60 हर्ट्ज पर 360 वोल्ट उत्पादित करता है। संतृप्त की उपेक्षा करते हुए 50 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 2.4 एम्पियर क्षेत्र धारा पर खुले परिपथ का विद्युत वाहक बल आपको पता करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सुनिएगा। आंसर इसका निकालने के लिए देखिए, सूत्र है E1 बटा E2 बराबर IF1, है ना, IF1 बटा IF2, यही फॉर्मूला है दोस्तों, और ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के तह तक लेकर जाएगा। देखिएगा, जो E1 है दोस्तों कितना है, 360 वोल्ट, और E2 आपको ज्ञात करना है, बराबर
इसमें करंट कितना है 3.6 एम्पियर, 3.6 एम्पियर करंट है और फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है बटा करंट कितना है सेकेंडरी वाले वोल्टेज पे 2.4 एम्पियर करंट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आप इसको तिर्यक गुणा करिए, जब आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसमें देखिए E2 गुणे 3.6 गुणे 60 हर्ट्ज बराबर 360 गुणे 2.4 है ना 2.4 गुणे 50। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है 36 छक्के कितना होता है दोस्तों 216 है ना 216 कितना हो गया 216 बराबर 24 पंचे हो जाएगा 24 पंचे कितना होगा 120 24 पंचे 120 हो जाएगी और 36 बार हम कितना होगा 432 36 बार हम होगा 432। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा और 2 जीरो और ऐड कर लीजिए है ना। अब E2 का भाग दीजिए दोस्तों आप 43,200 में 216 का आप भाग दीजिए, कितने बार में भाग जाएगा देखिएगा 216 दूना 432 200 कितना आ गया 200 वोल्ट। यही आपका आंसर है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी सी आंसर है। तो बहुत ही दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो हर प्रश्न का आंसर दोस्तों आपके सामने है। हर प्रश्न को आप बहुत आसान तरीके से उसका आंसर ला सकते हैं। परिणाम मित्र में अभिवाह परिवर्तन की औसत दर कितनी होती है। सुनना दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। अब सुनिए हर एक फैक्टर के बारे में सुनिए। 4 कहां से आया, जब दोस्तों जब विद्युत वाहक बल का उत्पादन होता है। देखिए एक मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझाई देता हूं दोस्तों। एक करंट है, ये क्या है टाइम है, ये है आपका टाइम और एक करंट का ग्राफ मैं आपको समझाता हूं। ये है एक दोस्तों साइनसोइडल करंट का ग्राफ। आप देख रहे होंगे सबसे पहले करंट यहां पर 0 एम्पियर रही होगी, फिर यहां पर चल करके दोस्तों ये मैक्सिमम पर आई। किस पर आई मैक्सिमम पर। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, फिर ये 0 आ गई। यानी हाफ वेव में 2 बार दोस्तों ये एक बार क्या हो रही है, एक बार 0 एक बार पीक पर पहुंच रही है। इसी प्रकार से निगेटिव में भी देखिए एक बार पीक पर पहुंच गई, इसको हम तीसरा पॉइंट नाम दे देते हैं, फिर ये 0 पर पहुंच जाती है, ये चौथा पॉइंट है। यानी कि एक साइन वेव कंप्लीट करने में कितने पॉइंट आ रहे हैं 4 पॉइंट आ रहे हैं, वहीं से आता है 4। और फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी केवल एसी सर्किट में ही होती है, यानी कि एसी पावर में। और फैराडे के नियम के द्वारा जो भी दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न होती है वो किस नेचर की होती है, वो एसी नेचर की। वहीं से आई आपकी एफ। और जो आपका फाई एम है ये क्या है, ये दोस्तों वह फ्लक्स है जो कट करके किसी कंडक्टर में ईएमएफ का उत्पादन कर रही है, वही है आपका दोस्तों फाई एम। और वी क्या है, वी इसमें दोस्तों कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र मोमेंट कर रहा है, वेलोसिटी है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का ये वेलोसिटी है, वहीं से आया वी। तो इसको आप नोट करना है ना, 2 फाई लिखिएगा 2f फाई एम भी, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 16, 10 वोल्ट की निर्धारित सीमा पर 3 सही 1/2 अंक डिस्प्ले का रिजोल्यूशन क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 0.01 वोल्ट। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण मैग्नेट्रॉन का उपयोग करता है। अब दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा डी है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन देखिए दोस्तों इसमें जो मैग्नेट्रॉन है ना, मैग्नेट्रॉन क्या है, तो मैग्नेट्रॉन दोस्तों और कुछ नहीं एक वैक्यूम ट्यूब है। क्या है ये, एक वैक्यूम ट्यूब है जो क्या करती है, जो कि दोस्तों बहुत अधिक शक्तिशाली की एक चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। इस वैक्यूम ट्यूब का क्या काम है दोस्तों, नोट कीजिएगा, अत्यधिक शक्तिशाली है ना, अत्यधिक शक्तिशाली वाली दोस्तों एक चुंबकीय किरणें उत्पन्न करती हैं। और ये जो किरणें हैं ना, ये किरणें दोस्तों हीट के रूप में होती हैं और उसी हीट को हम माइक्रोवेव ओवन में यूज कर लेते हैं। यही है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है 300 वोल्ट एम्पियर पर केवीए अनुमतांक क्या है। इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। देखिएगा 300 वोल्ट एम्पियर है, इसको बदलना किसमें दोस्तों, केवीए में आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे सुनिए, ये कितना है 300 वोल्ट एम्पियर, केवीए में बदलना है तो 1000 में आपको भाग देना होगा। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जब इसको भाग देंगे 0.3 केवीए आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बैटरी के परिप्रेक्ष्य में SLA का पूर्ण रूप क्या होता है। SLA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह है दोस्तों सील्ड लेड एसिड बैटरी। क्या है इसका, सील्ड लेड एसिड बैटरी। और दोस्तों आपको मैं एक प्रॉपर क्लास दूंगा जिसमें केवल दोस्तों पूरा नाम होगा, यानी कि एक ऐसा क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हर प्रश्न में दोस्तों आपको फुल फॉर्म जानना होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें दोस्तों पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। यदि एक बैटरी 20 घंटे के लिए 4 एम्पियर धारा लेती है तो इसका अनुमतांक रेटिंग कितना होगा। बैटरी का एम्पियर हावर क्षमता, तो क्षमता होता है दोस्तों एम्पियर इंटू एच, ए इंटू एच। तो दक्षता बराबर क्या होगा, एम्पियर कितना है 4 एम्पियर और हावर है दोस्तों 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चित्र से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, चित्र को पहचानना होगा और आपको आंसर करना होगा। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में ए और बी 2 अर्धचालक डायोड हैं। देखिए दोस्तों ये डायोड है, डायोड का ये कौन सा है, ये एनोड वाला टर्मिनल है और ये कैथोड वाली टर्मिनल है। तो आप देख रहे होंगे एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं, कैथोड को निगेटिव। तो ये बैटरी के देखिए यहां से पॉजिटिव में ही कनेक्ट है और ये बैटरी के निगेटिव में ही कनेक्ट है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है। एक ए अग्र अभिनत में और बी पश्च अभिनत में है। यही इसका सही आंसर है। आपको कनेक्शन के बारे में देखना था और आपको पहचानना था कि कौन सा कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाया गया परिपथ किस प्रकार का परिपथ है। ये जो आपको परिपथ दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों लो पास फिल्टर है ना, निम्न पास फिल्टर का चित्र है। आप कैसे पहचानेंगे, ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है ना, इस सी का क्या काम है, तो इस सी का काम है दोस्तों कि निम्न फ्रीक्वेंसी को पास होने देना। किसको दोस्तों, निम्न फ्रीक्वेंसी को पास करना। और ये दोस्तों किसी भी डीसी सप्लाई को आगे पास नहीं होने देता है। और ये फ्रीक्वेंसी को पास तो करता है लेकिन निम्न मान वाले फ्रीक्वेंसी को ही पास कर सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों एक हाई पास फ्रीक्वेंसी होता है, वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी को ही पास करती है। आगे देखिए, इस स्टार्टर को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको दोस्तों हम रेगुलेटर नाम देते हैं। क्या, इसको हम रेगुलेटर नाम देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मोटर स्टार्टर के बारे में पूछा जाता तो आपको क्या कैसे पहचानना होता, एम बनाइए। पहले दोस्तों आप क्या करिए, एक एम बनाइए, अब ऊपर और नीचे दोनों को मिला दीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों आपका मोटर स्टार्टर। रेगुलेटर और थायरिस्टर के बारे में पूछा होता तो आपको दोस्तों कैसे इसका सिंबल याद रखना है। देखिएगा, एक पहले आप डायोड बनाइए, है ना, ये बन गया आपका डायोड। ये क्या बन गया आपका डायोड। और फिर इसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए, है ना, चारों तरफ से बंद कर दीजिए। और ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका रेगुलेटर और थायरिस्टर का स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूछा होता तब दोस्तों आपका जो सिंबल है वो इस तरह से होता। ये किसका है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का है ना, ये किसका है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। तो सारे सिंबल आप ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस में तो पूरी तैयारी टिकी होती है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार का चित्र को दिखाया गया है, तो ये है दोस्तों आपका एंड गेट। कौन सा है ये, एंड गेट। आप देखिए एक इनपुट और एक, 2 इनपुट है, ये इसका क्या है, ये इसका आउटपुट है। अगर आपसे नोर गेट के बारे में पूछे तो लिखिए दोस्तों, नोर गेट जो होता है ना, नोट प्लस और गेट से मिलकर ये बना होता है। किससे, नोट प्लस और गेट से मिलकर इसको बनाया जाता है। और देखिए ये सिंबल है किसका, ये नोर गेट का है। ए और बी 2 इनपुट और यहां पे आउटपुट दोस्तों ए प्लस बी का बार, ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर आपसे नोट गेट के बारे में पूछता ना, तो नोट गेट का इस प्रकार से सिंबल होती है, एक बबल लगा होता है ना, एक ही इनपुट होती है और जो आपको आउटपुट इसमें प्राप्त होता है जस्ट उसका उल्टा, ए नोट आउटपुट। और गेट कैसी होती है, लिखना दोस्तों, जो आपकी और गेट का सिंबल है ये है और गेट का सिंबल। इसमें भी 2 इनपुट ए और बी और आउटपुट जो होता है एक ही आपको आउटपुट मिलेगा, है ना, ए प्लस बी आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारे सिंबल है, आप इस सभी सिंबलों को नोट कर लीजिए।
आगे बढ़िए, अगला चित्र क्या है? अगला चित्र है दोस्तों डीसी मशीन के लिए निम्न में से कौन से गुण अथवा विशेषताओं को वैद्युतिक गुण कहा जाता है? ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहां पर टॉर्क है न्यूटन मीटर में और यहां पर आर्मेचर करंट है एम्पियर में, है ना। तो ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है ना, ये बलागुण और दोस्तों आर्मेचर धारा के बीच है। ये किस मोटर की टॉर्क के बारे में बात कर रहा है? ये डीसी मोटर के टॉर्क के बारे में बता रही है। आकृति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिणामित्र दर्शाया गया है? तो देखिएगा, यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, वोल्टेज का साइन वेव है जो छोटा है और यहां पर वोल्टेज का साइन वेव है जिसका साइज बड़ा है, यानी कि छोटा से बड़ा बना रहा है, वोल्टेज के मान को ये बढ़ा रही है। और दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? आप इसमें देखिए, कॉइल कम है और इस तरफ देखिए कॉइल अधिक है। अधिक कॉइल हम किस लिए करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। इसलिए दोस्तों ऊंचाई इसका सही आंसर होगा। कौन सी ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ये ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वैद्युतिक नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइटों में सबसे निचले फलक की भूमि से ऊंचाई दी जाती है? ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए और इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको आप क्या कहते हैं? ये जमीन है और ये क्या है? आपका केबल। इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्राउंड क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। और ये किस नियम में बताया गया है? ये दोस्तों एक्ट आपका है, एक्ट है 77, है ना। कौन सी है ये? एक्ट 77। अगर आपसे बोलता कि ये जो आपका केबल गया हुआ है, बीच में अगर हमें इसको ज्वाइंट करना है तो किस नियम पे ज्वाइंट के बारे में बताया गया है? तो लिखे दोस्तों, नियम 75 में बताया गया है। किसमें? नियम 75 में बताया गया है ये बात। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये जो आपकी पोल है दोस्तों, ये जो आपकी पोल है ना, इस पोल से अगर हमें ग्राउंडिंग वायर इस प्रकार से लाके नीचे ग्राउंड करना चाहते हैं तो ये किस नियम में लिखा गया है? किस नियम में कहा गया है? तो नियम 85 में कहा गया है ग्राउंडिंग के बारे में। किसके बारे में? ग्राउंडिंग के बारे में बताई गई है। अब बताइएगा, ये जो आपकी पोल है दोस्तों, इस पोल को जमीन के नीचे कितना और अधिक गाड़ा गया है? तो 1/6 भाग। पूरे पोल का 1/6 भाग जमीन के नीचे दफनाया जाता है और पूरे पोल का 1/4 भाग जमीन के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है और आंसर आपके सामने है। आगे बढ़िए, कहिया में प्रयुक्त तत्व का तापमान की सीमा कितनी होती है? यह होती है दोस्तों 400 डिग्री सेल्सियस। कितना? 400। कहिया का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों सोल्डरिंग आयरन। इसका मतलब क्या है? सोल्डरिंग आयरन, जिसको हम कहिया के नाम से भी जानते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। 750 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर क्या होता है दोस्तों? किरण उत्पन्न होने लगती है। क्या? किरणें दोस्तों उत्पन्न होने लगती हैं। फिर क्या होता है? किरणें जब उत्पन्न होती है ना, 750 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापमान हो गया, उस कंडीशन में जो दोस्तों होता है ना, तापमान कम हो जाती है, तापमान सीमा कम हो जाती है और इसमें से किरणें अधिक निकलने लगती हैं। अब आप कहेंगे कि तापमान बढ़ा रहे हैं तो फिर तापमान कम कैसे होंगी? वो तापमान लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ताप भी एक एनर्जी है और किरण भी एक एनर्जी है। एनर्जी में ये दोस्तों ताप एनर्जी से किरण एनर्जी में चेंज हो जाती है, इसलिए किरण एनर्जी अधिक होगी, ताप एनर्जी कम होने लगती है ना। 190 डिग्री किसका है दोस्तों? ये लिखेगा, ये सॉफ्ट सोल्डर का ये क्या है? सॉफ्ट सोल्डर का ये तापमान सीमा है। और ये दोस्तों हार्ड सोल्डर का, किसका है ये? हार्ड सोल्डर का तापमान सीमा है। आप इसको नोट कर लें। हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर दोनों प्रकार के सोल्डर का तापमान सीमा आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? अब लिखिए दोस्तों, बाल पिन हथौड़ा। कौन सी? बाल पिन हथौड़ा है, जिसको दोस्तों आप इसका प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए करते हैं। अब सुनिए, क्रॉस पिन हथौड़ा का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो वी एंगल का, क्या दोस्तों? वी एंगल का कोई दोस्तों क्या बनाना है? आपको खांचा तैयार करना है। वी एंगल का कोई खांचा तैयार करना है, तब आप दोस्तों क्रॉस पिन हथौड़ा काम में लेंगे। और स्लेज हथौड़ा का दोस्तों बढ़ई के कहां पर? बढ़ई में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन करता है? बढ़ई स्लेज हथौड़े का प्रयोग करते हैं। और क्ला हथौड़ा जो होता है यह फोर्जिंग के लिए काम आता है। किसके लिए दोस्तों? लिखेगा, ये किसके लिए काम आती है? ये फोर्जिंग के लिए काम आती है। तो ये सारे हथौड़े दोस्तों एक साथ आपके सामने हैं और इनका यूज भी आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट निम्नलिखित में से
किसका एक उदाहरण है? ये दोस्तों चर प्रतिरोध का। किसका है ये? चर प्रतिरोध का उदाहरण है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 30 क्वेश्चन और एक ही झटके में दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हो चुके हैं सही अंक। तो देखिएगा टोटल 30 क्वेश्चन था और 30 क्वेश्चन दोस्तों एक ही झटके में कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्तों, इस क्लास को आप लाइक करेंगे या इस क्लास को आप डिसलाइक करेंगे? जो भी आपको करना है रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा दोस्तों और दूसरे विद्यार्थियों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन लेकर मैं कल फिर से आपके समक्ष आने वाला हूं। और दोस्तों आप इस क्लास को जब शेयर करेंगे ना, तो मेरे अंदर भी दोस्तों एक मोटिवेशन आएगा कि मैं आपके लिए और कुछ बेहतर से बेहतर कर सकूं। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन आपको भी दोस्तों एक काम करना होगा कि इस क्लास को शेयर करना है। बस यही काम करना है और आपको दोस्तों कुछ काम नहीं करना है। जब दोस्तों आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं दोस्तों आपके लिए और कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर हर रोज करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों मेरा जय हिंद। थैंक यू।